Good evening, students. My name is Razi Siddiqui, and you are connected with Siddiqui Physics classes. So, let's start our topic reflection of light. So, students, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हैं और आप वहां से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में इसके आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अगर आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है तो आपको वो फर्स्ट वाली वीडियो देखनी होगी, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी कि रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू लाइट जो है वो बेंड हो जाती है. यहाँ हमने इस फिगर के अंदर दो मीडियम लिए हैं. दो मीडियम में से फर्स्ट मीडियम हमारे पास है एयर और सेकंड है हमारे पास ग्लास. और हम जानते हैं दोनों के दोनों ही मीडियम हमारे पास कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं. तो ये जब दोनों मीडियम हमारे पास होंगे तब हमारे पास लाइट क्यों होगी, हमारे पास बेंड हो जाएगी. अब लाइट क्यों बेंड होती है वो भी मैं अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ. आप फिगर देखिए, फिगर में हमारे पास एक रे आ रही है और ये सीधी नहीं जाकर थोड़ी सी इस मीडियम में जब गई तो मुड़ गई. यानी कि इसको जाना था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ऐसे नहीं जाकर ये थोड़ी सी दूसरे मीडियम में जाने के बाद मुड़ गई, यानी कि ये बेंड हो गई हमारे पास. तो ये जब बेंड हो जाती है तो इस बेंडिंग को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. क्लियर ना? अब देखिए हमारे पास इसकी कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं. रिलेटेड टर्म्स हैं, फर्स्ट हमारे पास नॉर्मल, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये लाइन जो हमारे पास है ये ड्रॉ हुई हुई, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं. तो इस पर जो हमारे पास परपेंडिकुलर तुम बनाओगे, यानी कि जो 90 एंगल बनाया है तुमने, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इंसिडेंट रे. ए रे विच फॉल्स ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. यानी कि जो एक रे हमारे पास यहाँ पर आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, आ रही है, फॉल कर रही है, वो हमारे पास क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है. क्लियर? और इसी के हाथ से हाथ हम एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ये जो आई लिखा हुआ है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि ये वाली डेफिनेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या है, देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है. जहाँ कहीं हमारे पास टू लाइंस मीट कर जाती हैं वहाँ एंगल बन जाता है. तो ये जो एंगल हमारे पास है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. तो डेफिनेशन होती है इसकी, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर? उसके बाद देखिए आगे हमारे पास जब दूसरे मीडियम में लाइट गई तो वो थोड़ी सी बेंड हो गई. इस पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे. तो ये क्या कहोगे तुम रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, ए रे विच बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इस लाइन का मतलब मैं तुम लोगों को अभी आगे बताने वाली हूँ. तो यहाँ हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जो बेंड हुई है, यानी कि दूसरे मीडियम में जाने के बाद हमारे पास रे आई है, उस रे को हम यहाँ पर कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर? अब देखिए जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस था वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है. तो ये हमारे पास नॉर्मल पूरा नीचे तक आ रहा है, तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल ड्रॉ हो रहा है यानी कि आर, इसको यहाँ पर कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्लियर? नॉर्मल हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस, इंसिडेंट रे विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे विच बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारी इसकी रिलेटेड टर्म्स हैं. और अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है तो वहाँ पर भी ये सारी टर्म्स होती हैं हमारे पास, लेकिन नाम नॉर्मल इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड के प्लेस पर रिफ्लेक्टेड होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के प्लेस पर रिफ्लेक्शन होता है. और सिर्फ चेंज भी इतने छोटे छोटे से ही करने हैं. रिफ्लेक्टिंग की प्लेस पर क्या यूज़ करना है, रिफ्लेक्टिंग. रिफ्लेक्टिंग के प्लेस पर यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग, और रिफ्लेक्टेड के प्लेस पर रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्शन की जगह पर रिफ्लेक्शन यूज़ करना है. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, दोनों चीज़ों में अगर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस याद कर लेंगे तो एक ही चीज़ याद करने में हमें दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं. क्लियर? और अभी जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये चीज़ें अब हम आगे डिस्कस करते हैं. देखिए आगे चलते हैं. आगे हमारे पास जब कोई रे हमारे पास प्रेजेंट होगी तो एक रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल कब जाती है. तो इसके कंपैरिजन से पहले हम दो चीज़ें पढ़ते हैं. ये हमारे पास एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम.
अब ये रेयर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास लाइट की स्पीड हर एक जगह पर अलग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी फर्श पर चल रहे हैं, अगर हम किसी पत्थर पर चल रहे हैं, अगर हम किसी रेत पर चल रहे हैं, तो हमारी स्पीड भी डिफरेंट हो जाती है। वैसे ही हमारे पास लाइट की स्पीड भी डिफरेंट मीडियम के लिए, यानी कि अगर मीडियम हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट, तो उसकी लाइट की स्पीड भी हमारे पास क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। सिर्फ एक ये रीज़न हमारे पास होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होने पर क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो एक सिंपल सा रीज़न आपसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन का रीज़न क्या है, तो सिर्फ एक छोटा सा रीज़न है कि लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। क्योंकि हमने दो मीडियम लिए थे, एक लिया था हमने एयर, दूसरा लिया था हमने यहाँ पर हमने ग्लास। तो एयर हमारे पास क्या थी, वहाँ पर एक मीडियम था, ग्लास हमारे पास दूसरा मीडियम था। दोनों ट्रांसपेरेंट थे, ट्रांसपेरेंट तो होने चाहिए, पर एक में स्पीड हमारे पास ज़्यादा होती है और एक में कम होती है। अब रेयर और डेंसर का कैसे पता चलेगा? जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसको कहते हैं यहाँ पर रेयर मीडियम, और जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो कम होती है उसे कहते हैं यहाँ पर हम डेंसर मीडियम। क्लियर ना? जिसमें स्पीड कम होगी हमारे पास वो डेंसर, और जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है वो हमारे पास रेयर मीडियम होता है। जैसे कि एयर और ग्लास वाले कंपैरिजन में अगर हम लेकर चलें तो एयर हमारे पास क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, और ग्लास हमारे पास कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम। क्लियर? अब देखिए, इसी के बेस पर हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट है when a ray goes from डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तब हमारे पास क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए, यहाँ मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ इसको क्लियर करने के लिए। हमारे पास ऊपर कौन सा मीडियम है, डेंसर, नीचे कौन सा है, रेयर। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो एक लाइट रे है हमारे पास, तो उसको ऐसे आना चाहिए था, है ना, वो सीधी सीधी चली जाती। अब नॉर्मल कहाँ है हमारे पास, ये रहा। अब नॉर्मल जब ये है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाना है, और इस वाली लाइन को फॉलो कर नहीं सकती वो, क्योंकि ये लाइन कैसी है हमारे पास, उसका एक्चुअल पाथ होता है। तो वो क्या करती है, इस लाइन से दूर जाती है। इस लाइन से दूर जाने का मतलब, मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। तो इस कंडीशन में वो हमारे पास क्या करेगी, उसको आना था ये वाले पाथ पर, लेकिन वो कहाँ चली जाती है, ये उसका सीधा पाथ बैठ रहा था ये वाला, लेकिन वो इससे दूर चली जाती है। तो देखिए, ये इसका एक्चुअल पाथ होता है, ये यहाँ आती है हमारे पास, लेकिन ये इससे दूर चली गई। तो जब भी कोई रे हमारे पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आएगी तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगी, डेंसर से रेयर, यानी कि स्पीड अगर बढ़ जाती है तो ये भी कह सकते हैं। अब आप एक फिगर में ध्यान दें ज़रा कि हमारे पास जब भी टू लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे करके, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे पास आपस में इक्वल होते हैं। अब ये वर्टिकल अपोजिट तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि लाइन बेंड हो गई हमारे पास। तो आई और आर में फ़र्क देख रहे हैं, आई हमारे पास कैसा है, स्मॉल एंगल, और आर काफ़ी बड़ा बैठ रहा है। तो इस कंडीशन में एक और चीज़ देख सकते हैं कि आर हमारे पास आई से बड़ा होता है। क्लियर? उसके बाद आप सेकेंड फिगर में देखें, पहले सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ये किधर आएगी, हमारे पास नॉर्मल की तरफ आती है। देखिए इधर हमारे पास इसमें क्या है, नॉर्मल की तरफ आ रही है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये वाला आर कम हो जाएगा इस बार। पिछली बार हमारे पास क्या था, आई कम था और आर कैसा हो गया था, बड़ा, यानी कि आर ग्रेटर देन आई हुआ था। इस बार क्या हो जाएगा हमारे पास, आर लेस देन आई, या फिर आई ग्रेटर देन आर। तो ये एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास लाइट रे जो है वो कहाँ से आती है, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और जब कभी रेयर टू डेंसर आती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। एक और चीज़ देखिए, अगर आप लोग एक और एंगल पर इंसिडेंट कराएं, हम वो एंगल हमारे पास क्या है, अगर कोई भी रे इस हिसाब से इंसिडेंट हो रही हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर, तो इस कंडीशन में ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं करती, यानी कि ये इस यहाँ पर एयर है, यहाँ ग्लास है, पर ये बिना रिफ्लेक्शन के यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। अब इसके लिए आप एक जनरल एग्जांपल कर सकते हैं अपने पास। इसमें आप ऐसा करना, एक ग्लास में वाटर फिल करना है ना, और उसके अंदर ना पेंसिल डालकर देखना। तो जब आप पेंसिल डालेंगे तो आपको पेंसिल का शेप कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऊपर से अलग और नीचे से जैसे शायद मुड़ गई हो, है ना। लेकिन आपको ये वाली कंडीशन दिखाई देगी जब रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा होगा। पर अगर आप उसको बिल्कुल पेंसिल को सीधा खड़ा कर देंगे, बिल्कुल सीधा,
तो हमें वो सीधी ही दिखाई देगी, यानी कि यहाँ से कोई बेंड हुई हुई चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो ये चीज़ शो करती है कि हमारे पास जब भी कोई रे जो है अलोंग द नॉर्मल ट्रेवल करती है, देयर इज़ नो डेविएशन, या फिर ये भी कह सकते हैं वो कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। ठीक, तो क्लियर सी बात है, हमारे पास जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, और अगर हमारे पास रेयर से डेंसर में जाती है तो हम कहेंगे उसको कि नॉर्मल के पास आ जाती है। और अगर नॉर्मल पर ही हमारे पास इंसिडेंट रे होता है, यानी कि इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो उस कंडीशन में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये 3 हमारे पास केसेस हैं। क्लियर ना। उसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ही होता है हमारे पास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, डेफिनेशन देखिए फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है हमारे पास, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि वाइट लाइट का 7 कलर में डिस्पर्स हो जाना, 7 कलर में अलग अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिट हो रही है हमारे पास वाइट लाइट को, हमने यहाँ इंसिडेंट कराया और हमारे पास ये क्या हो गई, यहाँ पर जाकर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, इस 7 पैटर्न में क्या हो जाती है हमारे पास, ये डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पर हम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आप इसकी फिगर पर ध्यान दीजिए। तो फिगर में हमारे पास क्या है, हमने एक प्रिज्म लिया है। अब प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप होती है 3D में, मतलब 3 तो हमारे पास रेक्टेंगुलर पीसेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर, और इनका एक शेप होता है हमारे पास 3D। तो यहाँ पर जब हम वाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इस वाइट लाइट को इंसिडेंट कराने से हमारे पास ये रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये तो ग्लास जैसा मीडियम होता है हमारे पास। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होता है वापस से जाकर रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 कलर में अलग अलग हो गई। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि वाइट लाइट का 7 कलर में डिस्पर्स होना या फिर स्प्लिट होना। अब आप इसमें देख रहे होंगे पैटर्न दे रखा है एक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब मैंने इसको नीचे से क्यों पढ़ा, क्योंकि नीचे से पढ़ने में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसका सीरियल हमारे पास विबग्योर होता है। विबग्योर, जिसमें वी मतलब होता है वॉयलेट, आई मतलब होता है इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मीन्स येलो, ओ मीन्स ऑरेंज, आर मीन्स रेड। ये 7 कलर में जो डिस्पर्स हो जाता है, ये पैटर्न हमारे पास, ये वाला पैटर्न ये होता है। इसीलिए हम इसको नीचे से पढ़ के बता रहे हैं। ऊपर सबसे पहले कौन सा होता है हमारे पास, रेड, और सबसे नीचे कौन सा होता है हमारे पास, वॉयलेट। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं। वॉयलेट इज़ द मोस्ट डेविएटेड कलर, यानी कि इस वाइट लाइट रे को अगर हम सीधा ड्रॉ करें ऐसे करके, तो इनमें सबसे नीचे कलर कौन सा वाला आ रहा है, सबसे नीचे कलर कौन सा है हमारे पास, वॉयलेट। तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्पर्स कौन हो रहा है, डेविएट कौन हो रहा है, तो उसे कहेंगे यहाँ पर हम वॉयलेट कलर। और सबसे ऊपर कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, रेड कलर। तो यानी कि लीस्ट डेविएट हमारे पास कौन सा होता है, रेड कलर। और वॉयलेट कलर हमारे पास क्या होता है, मोस्ट डेविएटेड, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर हमारे पास क्या होता है, इसमें डिस्पर्स होता है या फिर डेविएट होता है, सॉरी ये कह सकते हैं डेविएट होता है। अब देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम, यानी कि 7 कलर का जो ये बैंड बना है इसे क्या कहते हैं, ये जो 7 कलर बने हैं इसको क्या कहते हैं यहाँ पर हम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर। तो डिस्पर्जन हमारे पास क्या होता है, वाइट लाइट का 7 कलर में अलग अलग हो जाना या पैटर्न दिखाई देना, और उस पैटर्न को यहाँ पर हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, जिसकी सीरीज होती है विबग्योर के नाम से, जिनमें हमारे पास क्या होता है, वी वॉयलेट, आई इंडिगो मतलब ब्लू सा कलर होता है, लाइट ब्लू कह सकते हैं उसको, आसमानी कलर, और बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसके स्पेक्ट्रम को एक पर्टिकुलर वे में। और हमेशा वॉयलेट कलर को नीचे ही लिखना है, रेड कलर को हमेशा ऊपर लिखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे मूड में आया तो हमने ऊपर से लिख दिया, ऐसा नहीं है कि हमारे मूड में आया नीचे से तो हम नीचे से लिख देंगे। एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि रेड सबसे ऊपर रहता है और वॉयलेट सबसे नीचे रहता है, इसीलिए वॉयलेट इज़ द मोस्ट डेविएटेड एंड रेड इज़ द लीस्ट डेविएटेड कलर। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। ठीक, ओके बेटा।